आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। सबसे पहले पेश खिदमत हैं आज की सुर्खियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पुलवामा हमले के शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। बीजेपी की आजादी का दावर कायद सुषमा स्वराज को उनकी सालगिरह पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने याद किया। मेहदीपट्टनम चौराहे पर सैकड़ों मुसलमानों ने बाद जुमा NRC, NPR और CAA के खिलाफ एहतजाज किया। कांग्रेस रीजनल नहीं कौमी पार्टी है, KTR गलतफहमी दूर करे, कांग्रेस मुबस्सिर दयाकर ने कहा। बीजेपी मुबस्सिर कृष्णा राव सागर ने KTR को कॉमिक बुक छोड़कर आइन की किताब पढ़ने का मशवरा दिया। केजरीवाल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को हल्फ बर्दारी तकरीब में मदऊ किया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पुलवामा दहशत गर्दाना हमलों की पहली बरसी पर शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि हिंदुस्तान उनकी शहादत को कभी नहीं भूलेगा। मिस्टर मोदी ने जुमा के रोज़ ट्वीट करके कहा कि गुज़िश्ता साल पुलवामा खुदकश हमले में शहीद बहादुर जवानों को खिराज अक़ीदत वो गैर मामूली शख्स थे जिन्होंने हमारे मुल्क की खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ कर दिया। हिंदुस्तान उनकी शहादत को कभी नहीं भूलेगा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल 14 फरवरी को जैश मोहम्मद के खुदकश हमलावर ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा ज़िले में सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स बस के एक काफ़िले को निशाना बनाते हुए धमाका खेस मवाद से भरी कार में धमाका करके वारदात को अंजाम दिया था। इस हमले में 40 से ज़ायद CRPF जवान शहीद हो गए थे और 10 से ज़ायद जख्मी हो गए थे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पिछले साल पुलवामा में मरकजी रिज़र्व पुलिस फोर्स के जवानों पर हुए खुदकश हमले में शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि मुल्क इनकी गज़ीम कुर्बानी को हमेशा याद रखेगा। मिस्टर शाह ने ट्वीट करके कहा, हिंदुस्तान अपने इन बहादुर नौजवानों और घर वालों का हमेशा एहसानमंद रहेगा जिन्होंने मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी थी। वाज़ेह है कि पिछले साल 14 फरवरी को जैश मोहम्मद के खुदकश हमलावर ने पुलवामा ज़िले में CRPF के एक काफ़िले को निशाना बनाते हुए धमाका खेस मवाद से लदी कार से धमाका अंजाम दिया था। इस बुज़दिलाना हमले में 40 से ज़ायद CRPF जवान शहीद हो गए थे और 10 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। इसके बाद हिंदुस्तानी फ़िज़ाया ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट शहर में दहशतगर्दों के ठिकानों पर फ़िज़ाई हमले किए थे और मुतादिद बम गिराए थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा जहानी सुषमा स्वराज को उनके यौम पैदाइश पर याद करते हुए कहा कि वो गैर मामूली साथी और बेहतरीन वज़ीर थी। मोदी ने ट्वीट करके सुषमा जी को याद करते हुए कहा कि वो अवामी खिदमात के लिए वक़ार, शाइस्तगी और मुसम्मम अज़म के साथ हमेशा मसरूफ़ रहीं। वह पख्तगी से हिंदुस्तानी इक़दार और कौमी अखलाक से जुड़ी हुई थी। हमारे मुल्क के लिए उनके ख्वाब बड़े थे। वो एक गैर मामूली साथी और बेहतरीन वज़ीर थी। उन्होंने कहा। अपने ट्वीट में मोहतरमा स्वराज के साथ अपने एक तस्वीर भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शेयर की। हैदराबाद के मेहदीपट्टनम इलाके में वाक़े अजीज़िया मस्जिद के बाहर बाद नमाज जुमा सैकड़ों लोगों ने और NPR के खिलाफ ज़बरदस्त मुजाहरा किया और इन एक्ट्स के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि मरकज़ी हुकूमत सिर्फ हार जीत और मज़हब की सियासत के पीछे पड़ी है। NPR में नए 7 पॉइंट दाखिल किए गए हैं, वो काबिल एतराज़ हैं। वालिदैन की पैदाइश का रिकॉर्ड कहाँ से लाएं, इसे सोच कर ही लोग परेशान हो रहे हैं। ये लोग बीजेपी वाले जब से इन लोगों की हुकूमत बनी है, जब से इन लोग 2014 से एंटी मुस्लिम्स बिल लाकर जो इतना परेशान किया जा रहा है, एक के बाद एक जो एक साथ जो बिल ला रहे हैं बीजेपी वाले,
तो हम लोग को समझना चाहिए कि ये हिंदुस्तान की हुकूमत किस तरफ जा रही है, ना कि हम लोग अपने आपस में लड़े और आपस में कुछ झगड़ ले। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, हो रहा है तो काफ़ी तादाद में यहाँ पर जुड़कर अपने एहतजाज को और अपने गम को यहाँ पर इजहार करें। आज हम लोग जो ये बुक लिखी गई है एम.ए. मुजीब साहब एडवोकेट, जो हाईकोर्ट के एडवोकेट है, जिनका नाम है एम.ए. मुजीब, जो उन्होंने खुसूसन ये CAA, NRC और NPR इसके ऊपर ये किताब लिखे हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर ये तस्कीम भी किए हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, ताकि लोग यहाँ पर इसके अंदर एक शऊर पैदा हो। जो अभी तेलंगाना में भी जो NPR आने वाला है उसके अंदर आप लोग समझ ले, उसके अंदर एक 7 जो नए पॉइंट्स लाए गए हैं। NPR जो पहले होता था वो NPR अब नहीं है, तो उसके अंदर अब नए 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके अंदर आपके वालिदैन के उनका डेट ऑफ बर्थ देना होगा और प्लेस ऑफ बर्थ देना होगा और ID कार्ड नंबर देना होगा और वोटर ID कार्ड नंबर देना होगा और फ़ोन नंबर भी देना होगा। तो ज़रा समझ ले क्या कि ये NPR हम इसको नाकबूल चीज़ है और ना हम कोई कागज़ बताएंगे। तो इंशाअल्लाह NPR समझ ले मेरे भाई, पहला स्टेप है NRC का। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि NPR जो लाया अभी स्टार्ट होने वाला है वो NPR, तो उसके अंदर जब तक ये 7 पॉइंट्स नहीं निकाले जाएंगे हम कागज़ नहीं बताएंगे जैसा पाकिस्तान के लिए, ताकि मालूम हो सके कि हिंदुस्तान में क्या हाल है। तो खैर होना चाहिए, बट ऐसे पॉइंट्स लाकर हमें मंजूर नहीं है, हमें मंजूर कतई नहीं है। हम कागज़ नहीं बताएंगे मगर हम कफन को चूम लेंगे, बट हम कागज़ तो बिल्कुल नहीं बताएंगे इंशाल्लाह। और हम एक और 10 मिनट हम एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह। जो काला कानून जो लाया गया है और इसका हम कलर काला इसलिए रखे हैं। कांग्रेस के मुबस्सिर कन्नन दयाकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि KT रामाराव ने एक प्राइवेट चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी एक कौमी पार्टी नहीं बल्कि रीजनल पार्टी है। उन्होंने पूछा तेलंगाना का बिल किस पार्टी ने पास करवाया, कौन आया था यह कहने के लिए कि TRS को कांग्रेस में जम कर ले, और अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस कौमी पार्टी नहीं इलाकाई पार्टी है। दयाकर ने कहा कि TRS के लिए कांग्रेस ही है जो ज़बरदस्त तरीके से उसे शिकस्त दे सकती है। अगर कांग्रेस पार्टी कुछ भी नहीं है और इससे उन्हें कोई परेशानी नहीं है तो फिर क्यों कांग्रेस पार्टी के 300 कायदीन के फ़ोन ट्रैप किए जा रहे हैं, कन्नन ने कहा। రాజనీతిని నిజాయితీగా కొనసాగించే ప్రయత్నం చేస్తుంది. భారత స్వాతంత్ర సంగ్రామంలో ఎంతో మందిని కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు కోల్పోయిన పార్టీ, చరిత్రలో ఎంతో ఘన కీర్తి ఉన్న ఈ సందర్భం క్లిష్ట పరిస్థితి అయినప్పటికీ కూడా ప్రజా శ్రేయస్సును కోరి కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలందరూ కూడా అధికారాన్ని కోల్పోతున్న కూడా ఆత్మగౌరవాన్ని ఆత్మస్థైర్యాన్ని కోల్పోకుండా ఒక బలవంతుడైన విలన్తో బలహీనంగా ఉండి కూడా పోరాడుతున్న పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ గురించి స్థూలంగా చెప్పడానికి ప్రయత్నం ఎందుకు చేస్తున్నా అంటే, నిన్న KTR గారు ఒక ప్రైవేట్ టీవీ ఛానల్ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుకుంటూ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन कृष्णा सागर ने एक सहाफती कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले 2 दिनों से रियासती वजीर KTR भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं जिसकी कुछ भी हकीकत नहीं है। KTR कह रहे हैं कि मोदी सरकार को तेलंगाना सरकार पैसे दे रही है और मरकजी सरकार इन पैसों में आधे पैसे ही वापस दे रही है। कृष्णा सागर ने कहा कि KTR आप कॉमिक्स की किताबें छोड़कर कॉन्स्टिट्यूशन की किताब पढ़ें। तेलंगाना एक मुल्क नहीं है, ये भारत का एक हिस्सा है। दस्तूर के आर्टिकल 268 से 293 को पढ़ें और फाइनेंस कमीशन 1935 के एक्ट को पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि रेवेन्यू किस तरह शेयर किया जाता है। आपको 2014 से अब तक जो 3 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं उसकी रिपोर्ट दें और बीजेपी सरकार को बदनाम करने की कोशिश ना करें, कृष्ण सागर ने कहा। मिनिस्टर KTR पिछले 2 दिन से बहुत बयानबाजी कर रहे हैं
उसका बयानबाजी का बेसिस कुछ नहीं है, कुछ भी सब्सटैंशियल नहीं है। वो बोलते हैं कि जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार को तेलंगाना सरकार पैसे दे रहा है और मोदी सरकार उसको हाफ करके, आधा करके वापस कर रहा है। तो केटीआर बोलते हैं कि भाई हम दे रहे हैं आपको, आप कौन है देने वाला? हमको दर्द होता है जब आप बोलेंगे कि हम दे रहे हैं। कि भाई केटीआर, आप कॉमिक बुक्स छोड़ के आप कॉन्स्टिट्यूशन बुक पकड़ो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो। कॉन्स्टिट्यूशन में समझ में आएगा कि तेलंगाना एक देश नहीं है, एक राज्य है। राज्य होने के नाते जो राज्य सरकार और राष्ट्र सरकार का जो संबंध होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है। और आपके लिए मैं एग्जैक्टली आर्टिकल्स भी बता देता हूं। 268 आर्टिकल से लेके 293 आर्टिकल तक आप पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरा, फाइनेंस कमीशन एक्ट ऑफ 1935 पढ़िए, उसमें समझ में आएगा कि स्टेट डेवल्यूशन को कैसा, जो रेवेन्यू रहता है स्टेट और सेंट्रल के बीच में कैसा शेयर करते हैं। ये पूरा सिस्टमैटिक होता है, ये देश का मामला है, सिस्टम का मामला है, कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है। ये घर का मामला नहीं है कि हम बोले अभी भाई हम मुझे हमारा जो भी टैक्स हम कलेक्ट करते हैं तो हम ही रख लेंगे। भाई कैसा होता है ऐसा? मोदी सरकार ने तेलंगाना के लिए 2014 से अभी तक सरासर 3 लाख करोड़, आधा सहाय सहकार में दिया है, आधा जो डेवल्यूशन और ग्रांट इन एड में दिया है। इतना लाखों करोड़ आप क्या किए? कहीं भी दिखाई नहीं देता। रोड्स ठीक नहीं है, स्कूल्स ठीक नहीं है, हॉस्पिटल्स ठीक नहीं है, 108 बंद हो गए। दिल्ली के साबिक वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने 16 फरवरी को होने वाले अपने वज़ीर आला ओहदे के हल्फ बर्दारी प्रोग्राम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से शामिल होने की अपील की है। आम आदमी पार्टी के एक ओहदेदार ने बताया कि मिस्टर मोदी को हल्फ बर्दारी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए खत भेजा गया है। मिस्टर केजरीवाल और उनकी काबीना के साथियों के साथ इतवार को रामलीला मैदान में हल्फ लेंगे। आपने दिल्ली के सभी 7 अरकान पार्लियामेंट और भारतीय जनता पार्टी के मुंतखब 8 अरकान असेंबली को भी तकरीब में शामिल होने की दावत दी है। इसके अलावा दिल्ली से 7 बीजेपी अरकान पार्लियामेंट को भी बुलाया गया है। अभी यह पता नहीं चला है कि वज़ीर आज़म हल्फ बर्दारी में शामिल होंगे या नहीं। गौर करने वाली बात है कि मिस्टर मोदी 16 फरवरी को अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी में रहेंगे। वहाँ वाराणसी को तकरीबन 1700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों की सौगात देंगे। मिस्टर केजरीवाल ने दिल्ली के आवाम से बड़ी तादाद में हल्फ बर्दारी प्रोग्राम में आने की अपील की है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी को ज़बरदस्त अक्सरियत मिली है, जिसमें पार्टी ने 70 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की है। मिस्टर केजरीवाल की वज़ीर आला के तौर पर यह मुसलसिल तीसरी मुद्दतकार होगी। साल 2015 में हुए असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें हासिल की थीं। साबिक रुकन राज्यसभा व कांग्रेस कायद हनुमंत राव ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले पार्टी उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को पार्टी की वेबसाइट पर डालने के जो अहकाम दिए हैं, इसका हम इस्तकबाल करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर बैंकों को डुबोने वाले और लैंड ग्रैबिंग करने वाले कायदीन को भी इस फहरिस्त में शामिल किया जाता है तो और बेहतर होता। हनुमंत राव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तरक्कियों में रिजर्वेशन न देने के अहकाम दिए हैं। बीजेपी की चाल है ST, SC और OBC को तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएं। ये गरीबों को और गरीब और अमीरों को और अमीर करने की साजिश कर रही है। उन्होंने तलबा बरादरी से ख्वाहिश की है कि वो 16 फरवरी को धरना चौक पर आकर एहतजाज में हिस्सा लें। सुप्रीम कोर्ट को दिली मुबारकबाद देता हूं। जो लोग पार्टी में टिकट मांगेंगे, जो पार्टी का भी फर्ज होता है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, कितने लोगों का मर्डर करा, कितने लोगों को चाकू मारा, ये पूरा हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन को देने की बात करें। दूसरी बात क्या करें, हम इसमें यावरेज जोड़ना चाह रहा हूँ। खाली क्रिमिनल ही नहीं है, लोगों को धोखा देने का, बैंकों को डुबाने का और लोगों को चीटिंग करने का, उसमें भी ये रखना चाहिए। लोग चीटिंग कर रहे, जमीनों का कब्जा कर रहे, बैंकों को लाखों करोड़ों रुपए अंदर कर रहे, बैंकों को डुबा दे रहे, वो भी इसमें रखना चाहिए। साथ ही साथ
मेरे को और एक तकलीफ है, यही जुडिशरी आज क्या बोल रहे हैं, रिजर्वेशन किसी का प्राथमिक हक्ku नहीं है बोल रहे। भैया रिजर्वेशन कब हुआ? बाबा साहब अम्बेडकर 71 ईयर्स पहले दिए, देश आजादी के बाद। आज सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती, ये इनको कोई हक नहीं, हमको हक उसी जमाने में दिए। क्यों? चूता चूत की बात थी, पानी के पास बॉडी करने नहीं आने देते थे और लोगों को टच भी नहीं करने देते, मंदिरों में नहीं आने देते थे। उसी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ये रिजर्वेशन लाया। आज वो रिजर्वेशन। वरंगल में आरटीसी बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी, जिससे 3 नौजवानों की मौत हो गई, जिनकी शिनाख्त 19 साल जगदीश, 20 साल नवीन और 21 साल गणेश की हैसियत से की गई है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ये तीनों नौजवान कल रात मोटरसाइकिल पर गगनदेवपल्ली जा रहे थे और वो गगनदेवपल्ली के करीब पहुंचे ही थे कि तेज़ रफ्तार आरटीसी बस ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी। हादसा इतना ख़तरनाक था कि तीनों नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना भिजवा दिया और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। हैदराबाद के पुराने शहर में मां और बेटी का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक चंद्रायन गुट्टा के गाजी मिल्लत कॉलोनी में 60 साला शहजादी बेगम और उनकी 32 साला बेटी फरीदा बेगम का उस वक्त कत्ल कर दिया गया जब मकान में मर्द हजरात नहीं थे। बताया गया है कि मोहम्मद हुसैन नामी शख्स अपने अरकान ख़ानदान के साथ गाजी मिल्लत कॉलोनी में रहते हैं। जुमा की सुबह 8 बजे हुसैन कुछ काम के लिए घर से बाहर रवाना हुए और उनकी 2 बेटियां स्कूल गई थीं। घर में बीवी शहजादी बेगम और उनकी बेटी फरीदा बेगम थी। इस वाक़े की इत्तला मिलने के साथ ही पुलिस पहुंच गई और तफ्तीश शुरू कर दी। इब्तिदाई तहक़ीक़ात में पता चला है कि रहमान नामी शख्स ने उन पर कत्ल का शुबा किया जा रहा है, जो उनका रिश्तेदार बताया गया है। फरीदा बेगम का शौहर दुबई में बरसरे रोज़गार बताया गया है। पुलिस तमाम तफसीलात हासिल कर रही हैं। ठीक 9 बजे के टाइम पे नल्लाबाग एरिया चांद्रायनगुट्टा पीएस लिमिट्स में एक मर्डर हुआ। उसमें एक माँ और उनके बेटी का दोनों का कत्ल हुआ। माँ का नाम आके शहजादी बेगम है, उनका उम्र 60 साल है और एक शहजादी बेगम के बेटी है फरीदा बेगम है, उनका उम्र आके 32 साल है। ये दोनों का कत्ल हुआ। हमारे को इनके वालिद साहब हुसैन साहब के कंप्लेंट पे हम लोग केस रजिस्टर करें, इमीडिएटली स्पॉट को आए, क्लूज टीम को भी बुला भेजे यहाँ पे। फर्दर जो कुछ भी है इनको हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके जो गुनहगार है उनको हम अरेस्ट करके कोर्ट को भेजते हैं। चीन में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले लोगों की तादाद बढ़कर 63,851 हो गई है और इस महलिक वायरस से अब तक 1,380 अफराद की मौत हो गई है। नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक 13 फरवरी की आधी रात तक 31 सूबों से मौसूल इत्तलात के मुताबिक कोरोना वायरस के 5,548 नए मामले सामने आए हैं और अब तक मुतासिर लोगों की तादाद बढ़कर 63,851 हो चुकी है, जिसमें से 10,204 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। अब तक 1,380 अफराद की मौत हो चुकी है और 6,723 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। चीन के सूबे हुबुई में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुतासिर 116 अफराद की मौत हो जाने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,426 हो गई है। रीजनल हेल्थ कमीशन के एक अफसर ने जुमा को इत्तला दी है। उन्होंने बताया कि महलिक कोरोना वायरस से मुतासरा लोगों की तादाद में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है और यह तादाद बढ़कर 61,986 हो गई है। इससे पहले जुमेरात को कोरोना वायरस के 15,000 से ज़ायद नए मामले सामने आए थे और 254 अफराद की मौत हो गई थी। एक अफसर ने जुमेरात को बताया नेशनल हेल्थ कमीशन को गुज़िश्ता 24 घंटों में 31 सूबों से 15,152 कोरोना वायरस के नए मामलात की इत्तला मौसूल हुई है, जिनमें 174 काफ़ी संगीन हैं। गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान पर कौमी सलामती एक्ट नाफिज किया गया है। शरीयत तरमीमी कानून के खिलाफ मुजाहरे के दौरान इश्तियाल अंगेज तकरीर करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार डॉक्टर कफील खान पर कौमी सलामती एक्ट का इल्ज़ाम आयद किया गया है। पुलिस सुपरिटेंडेंट आशुतोष चतुर्वेदी ने कहा कि अलीगढ़ के ज़िले मजिस्ट्रेट ने खान के खिलाफ NSA नाफिज किया है। NSA के तहत हुकूमत किसी शख्स को नज़रअंदाज रख सकती है अगर वो शख्स कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। डॉक्टर खान को गुज़िश्ता साल दिसंबर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में CAA पर तकरीर करने पर मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था।
इस तकरीर के लिए उन पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान तफर्रुक़ा पैदा करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। प्रयागराज यानी इलाहाबाद में 19 दिसंबर के बाद शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ कई मुजाहरों में तशद्दुद बरपा हुआ था, जिसमें अवामी मिल्कियत को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। इस सिलसिले में योगी हुकूमत ने मुबैना तौर पर तशद्दुद फैलाने वाले लोगों से वसूली करके नुकसान की भरपाई करने का फैसला किया था और उन्हें नोटिस भेजने का सिलसिला भी शुरू कर दिया था। उसी के तहत कानपुर के एक बाशिंदे मोहम्मद फैज़ान को भी नोटिस मिला था, लेकिन उसने एतराज़ जाहिर किया। मोहम्मद फैज़ान ने इस नोटिस के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी, जिस पर समाअत करते हुए इस तरह की वसूली पर अदालत ने फिलहाल रोक लगा दी है। अर्जी दहिंदा मोहम्मद फैज़ान को उबरी राहत देते हुए जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस सौरभ श्याम की बेंच ने एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट के जरिए जारी नोटिस पर यह कहते हुए रोक लगा दी है कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही इस तरह की हिदायत की जांच कर रही है, इसलिए फिलहाल वसूली पर रोक लगाई जाए। मोहम्मद फैज़ान के वकील ने वसूली नोटिस को अदालत में चैलेंज किए जाने से मुतालिक मीडिया को बताया कि वसूली नोटिस एक ADM के जरिए जारी किया गया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह कहा गया कि इस तरह का हुक्म सिर्फ हाई कोर्ट जज या सुबकदोश सुप्रीम कोर्ट जज या फिर सुबकदोश जिला जज के जरिए दिया जा सकता है। एक इंतहाई दर्दनाक वाक़े में जो कोत्तागुडम में पेश आया, एक हकीकी भाई ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर बहन की असमत रेजी कर दी। इतलात के बमुजिब ज्योति नगर पलवंच मंडल जिले भद्राद्री ज़िले में राम बाबू नामी एक नौजवान अपने वालिदैन और छोटी बहन के साथ रहता था, लेकिन वो अपनी एक छोटी बहन को पिछले दिनों से गंदी नज़रों से देखा करता था। जुमेरात को इसने अपनी छोटी बहन की दोस्त के साथ मिलकर उस वक्त असमत रेजी कर दी जब वालिदैन घर पर नहीं थे। इस हादसे से दिल बर्दाश्त होकर कमसिन लड़की ने कीड़े मार दवा खाकर खुदकशी कर ली। रात जब वालिदैन घर वापस आए तो उन्होंने अपनी बेजान बेटी को फर्श पर पड़ा पाया। उन्होंने पड़ोसियों से जानकारी हासिल की, जिन्होंने उन्हें बताया कि राम बाबू और उसका एक दोस्त घर पर थे। चुनाचे वालिदैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और अपने बेटे पर ही शुबा जाहिर किया। पुलिस ने एक मामला दर्ज करके राम बाबू को अपनी तहवील में ले लिया। तफ्तीश पर राम बाबू ने कबूल किया कि उसने अपने दोस्त के साथ बहन की असमत रेजी की। पुलिस ने दोनों NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से कोई ताल्लुक नहीं है। सरकारी ज़राए के मुताबिक 10 साल में एक मरतबे मरदमशुमारी करवाई जाती है और इस मरतबे भी वही अमल करवाया जाता है। इजराई अमल में नहीं आई, अवाम से ख्वाहिश की गई NPR से कोई ताल्लुक नहीं है। वज़ीर ख़ारिजा निर्मला सीतारामन 16 और 17 फरवरी को हैदराबाद और बेंगलुरु के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर होंगी, ताकि मरकज़ी बजट 2020 और 21 में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरएक्टिव सेशन होंगे। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बिलतरतीब 16 और 17 फरवरी को हैदराबाद और बेंगलुरु रवाना होंगी। हर शहर में तिजारत, सनत, सरमायाकारी, बैंकरों और किसान तंजीमों के नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू करेंगी। दूसरे सेशन में वो माहिरीन माशियात, टैक्स प्रैक्टिशनर्स, माहिरीन तालीम और पॉलिसी साजों से मुलाकात करेंगी। पाटेदार आंदोलन के बानी हार्दिक पटेल लापता हैं। उनकी बीवी कुंजल पटेल के मुताबिक हार्दिक पटेल गुज़िश्ता 20 दिनों से लापता हैं, जिन्होंने गुजरात इंतज़ामिया पर भी अपने शौहर को निशाना बनाने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि मेरा शौहर पिछले 20 दिन से लापता है, हमें इनके ठिकाने सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख मुखालिफ फसादात से जुड़े मामले में उम्र कैद की सज़ा पा चुके साबिक़ कांग्रेसी रहनुमा सज्जन कुमार को अबूरी जमानत पर रिहा करने से
आज इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस NS बोबड़े, जस्टिस BR गोगोई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सज्जन कुमार की उबूरी जमानत पर रिहाई का हुक्म देने से इनकार करते हुए कहा कि वो गर्मियों की छुट्टियों में इसकी जमानत अर्जी पर समाअत करेंगे। अदालत ने यह भी कहा कि अगर वो सबरीमाला मामले में समाअत पूरी करने के बाद कुमार की सेहत पर एम्स की डॉक्टरों की रिपोर्ट पर गौर करेंगे। वाज़ेह है कि सज्जन कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट ने 17 दिसंबर 2018 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, जिस मामले में उसे कसूरवार ठहराया गया और सज़ा दी गई। वो 2 नवंबर 1984 को दिल्ली छावनी के राजनगर पार्ट 1 इलाके में 5 सिखों के कत्ल और राजनगर पार्ट 2 में एक गुरुद्वारे को जलाने से मुताल्लिक़ है। वाज़ेह है कि 31 अक्टूबर 1984 को 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने के जरिए वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को कत्ल करने के बाद सिख मुखालिफ फसादात भड़क उठे थे। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला की पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत को चैलेंज देने वाली अर्जी पर आज जम्मू कश्मीर इंतजामिया से जवाब तलब किया है। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला पायलट की हेपेटाइटिस कॉर्प्स पिटीशन की समाअत करते हुए जम्मू कश्मीर इंतजामिया को नोटिस जारी किया। अदालत ने मामले की समाअत के लिए 2 मार्च की तारीख मुकर्रर की है। सुप्रीम कोर्ट ने एडजस्टेड ग्रास यूनिट यानी AGR के मामले में इंडियन एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस कम्युनिकेशन, टाटा टेली सर्विसेज और दीगर टेली कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टरों को 17 मार्च को ज़ाती तौर पर तलब किया है। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा की सदारत वाली बेंच ने इन कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टरों को जुमा की तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए हिंदू सभा मैनेजिंग डायरेक्टरों को ज़ाती तौर पर 17 मार्च को पेश होने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में पेश होकर ये बताने को कहा है कि इन कंपनियों ने अब तक रुपए क्यों नहीं जमा कराए। जस्टिस मिश्रा ने हुकूमत से भी पूछा है कि टेलीकॉम कंपनियों ने ये नोटिफिकेशन कैसे जारी की कि अभी अदायगी ना करने पर कंपनियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को कैसे रोका गया। उन्होंने कहा कि किस अफसर ने इतनी जुर्रत की है कि हमारे हुक्म पर रोक लगा दी गई। अगर 1 घंटे के अंदर हुक्म वापस नहीं लिया गया तो इस अफसर को आज ही जेल भेज दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा। पीएम मोदी के गुजरात वाक़े भुज में एक हैरान करने वाले वाक़ा सामने आया। यहाँ श्री सहाजानंद क्रॉस इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल ने यह जानने के लिए कि सैनिटरी पैड किसने फेंका 68 तलबा के कपड़े उतार कर उनकी जांच की। ये मामला सामने आने के बाद एक हंगामा बर्पा हो गया है। दिल्ली के शाहीन बाग में शहरियत तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ तकरीबन 2 महीने से मुजाहरे कर रही खवातीन का कहना है कि 14 फरवरी यानी आज वैलेंटाइन डे पर वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को प्यार का पैगाम देना चाहती हैं। शाहीन बाग में गुज़िश्ता तकरीबन 2 महीने से खवातीन और बच्चे सड़क पर बैठ कर मुजाहरे कर रहे हैं, जिसकी वजह से कालिंदी कुंज, सरिता विहार रोड बंद हैं। मुजाहरे करने वाली खवातीन का कहना है कि हुकूमत का कोई नुमाइंदा आए, हमसे बात करे और हमको यकीन दिलाए कि हुकूमत कानून वापस ले रही है। वैलेंटाइन डे पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम पैगाम भेजने का सिलसिला जुमेरात को ही सोशल मीडिया पर शुरू हो गया था, जिसमें हैशटैग मोदी तुम कब आओगे खूब वायरल हो रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए शाहीन बाग के लोग एहतजाज के मुकाम पर टेडी बियर लेकर पहुंचे और ये पैगाम देने की कोशिश की कि वज़ीर आज़म मोदी जी आइए और हमसे बात कीजिए, नफ़रत मत कीजिए। 13 फरवरी को एहतजाजी मुजाहरे में एक खातून ये पैगाम दिया कि शाहीन बाग आइए, प्यार के त्यौहार का जश्न मनाइए, प्यार बांटिए और अपना तोहफा लेकर जाइए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पुलवामा हमले के शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। बीजेपी की आजादी का दावर कायद सुषमा स्वराज को उनकी सालगिरह पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने याद किया। मेहदीपट्टनम चौराहे पर सैकड़ों मुसलमानों ने बाद जुमा NRC, NPR और CAA के खिलाफ एहतजाज किया।
कांग्रेस रीजनल नहीं कौमी पार्टी है, केटीआर गलतफहमी दूर करे, कांग्रेस मुबस्सिर दयाकर ने कहा। बीजेपी मुबस्सिर कृष्णा राव सागर ने केटीआर को कॉमिक बुक छोड़कर आइन की किताब पढ़ने का मशवरा दिया। केजरीवाल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को हल्फ बर्दारी तकरीब में मदऊ किया। अब हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।